10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. इंडिया बेसिकली क्योंकि बिजनेस माइंडेड है तो वो कहते हैं जी हमने हर चीज खुद बनानी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। सबसे बड़ी खबर ये कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट के हवाले से पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स वहां पे इकट्ठे हैं। देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा। एआई की जो समिट चल रही है उसमें पूरी दुनिया से शिरकत के लिए लोग आए हैं कि मैक्रोन का आना चौथी दफा और आके ये इतने बड़े पैमाने पे डील कर देना, ठीक है। एंड सबसे बढ़ के ये पॉइंट नहीं है, सबसे बढ़ के ये भी एक पॉइंट है कि मोदी को फिर G7 पे बुला लिया। मैं ट्राई देख रहा हूँ मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की होता है वहां पे। वो फ्रांस गए हैं, अपने उन्होंने करेंसी प्रमोट की है। यहाँ पे उनका फ्रांस का सदर आया, उन्होंने यूपीआई अटैचमेंट की बात की है। जब अमेरिका जाते हैं डायस्पोरा की बात करते हैं, उनके वीजों की बात करते हैं। जब जाते हैं किसी जगह किस चीज को प्रमोट करते हैं? कभी देखा है हमारे लीडर पाकिस्तानी रुपए को प्रमोट कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि वहां पे स्टूडेंटों के बारे में, उनके मिसाइल के बारे में बात करें? कभी देखा है उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए? हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जिस तरह हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जिस तरह ये कब्जे करते हैं, कभी किसी ने सोचा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है? असल में ताहिर साहब क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई, The International Monetary Fund or the IMF lists India's UPI as the world's largest real-time payment system by transaction volume. You think about the ingredients that India has. It has one of the deepest pools of AI talent anywhere in the world. Because as India has become a global economic giant, they don't need Pakistan as much as Pakistan needs India. लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट। ये दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। And which is of course every Western country which comes closer to India in terms of technology transfer, in terms of defense technology, obviously पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। दुनिया भर के लीडर भारत में जमा है और पाकिस्तान में सुइसाइड बम अटैक हो रहे हैं। ठीक है, आपकी नफरत है मोदी साहब के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको रिलीजन के लेंस से नहीं देखता। मैं उनको एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ लीडर देखता हूँ। बिकॉज उधर तो बिल गेट्स भी जाके इतनी दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हर अमेरिकन कंपनी आके, हर यूरोपियन कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसको तो छोड़ते सऊदी अरेबिया, यूएई, आप उनका आप देख लें, चाइना का देख लें, इजराइल तो एवरी बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, फिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और खुदा दा नाजिस मुल्क पे तरस करो यार, तरस करो। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है। और जिस तरह आसपास में यहाँ घूम रहा हूँ, दूध की नहरें देख रहा हूँ, परेशान, मजीद परेशान। आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए। और मुझे आपका मुस्तकबिल ठीक नजर नहीं आ रहा जी। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। चीमा साहब थोकना पकौड़े ज्यादा देर नहीं चल सकोगे तुसी। साडे पंजाबी कहते थोक पकौड़े तलना। 76 साल हो गए ना आईएमएफ के सिर पे। 24वां प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका आईएमएफ का। 8 अरब डॉलर मांग रहे हैं इस दफा, 8 अरब डॉलर। अच्छा, मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले $1 कम आए या कंटेनरों में आते रहे। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो। खुद तो जॉर्ज वॉशिंगटन से पढ़ के आते हो और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। डॉक्टर साहब कि टाटा कंपनी $365 बिलियन की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 340 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की। सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जिस तरह मैंने उसके साथ अगले दिन भी बात की है कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का चीजें परचेज करने की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है।
लेकिन आज देखें आज कितने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। आप उन सारी चीजों को छोड़ के उस तरफ मूव होने से आज आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई के बक्सों में फरिश्तों ने वोट डाल दिए, और वो फॉरेन ग्रेजुएट है। उमर अयूब साहब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां लेकर आए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मुर्शिद पाक को पसंद नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपको मुल्क चलाएगी पिंकी पीरनी और जिन जात, यहाँ जिनों से आप एटॉमिक पावर को चलाएंगे। और खुदा दा नाजिस मुल्क पे तरस करो यार, तरस करो। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। अब ये दौर नहीं है। आज लोग जंगे नहीं करते, जंगे भी अब ड्रोन से हो रही हैं। अनमैन्ड ड्रोन चला रहे हैं जंगे। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो। खुद तो जॉर्ज वाशिंगटन से पढ़ के आते हो, और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस ले रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी थी, मैं आज जिस मुल्क में बैठा हूं मानता हूं 2 नेशन थ्योरी थी। आपने कहा था भी इस मुल्क के साथ हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन अब उसी पे चलते रहना। आपने बुनियाद रखी थी कि एक मुल्क के साथ हमारे लोगों के साथ नहीं गुजारा हो रहा। 76 साल के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए आपके। आप मुझे ये बताएं, ठीक है छोड़ दे भारत की, मुझे तो आप किसी ने अभी डिस्क्रेडिट कर देना कि शायद ये राह का एजेंट है, ये आईएसआई का एजेंट है। मुझे ये बताया, ठीक है एक साइड आप कहते हैं इनसे नहीं चलना, आप अपने जिस मुल्क के लिए आपने सारा कंट्री जला दिया, वो आपसे खुश है? अफगानी भाई आपसे खुश है? नहीं खुश है। ईरान के साथ आप खुश है? नहीं खुश है। चाइनीज आज आप आईएमएफ के कंधों पे चढ़ गए, वो खुश है? वो भी खुश नहीं है। देख रहा हूं, आई विटनेस कर रहा हूं कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है। बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप। इस वक्त आज भी, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूँ, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर, व्हिच आई एम प्लानिंग टू कम बैक टू इंदौर फॉर 2 लेक्चर्स फ्रॉम द यूएस। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। मैं समझता हूं, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख सकूं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेरे ये जहन में है। मैं इस मॉडल को ख्वाहिश करूंगा कि मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूं और करने की सोच भी रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अमीरों के बच्चे नहीं, डिजर्विंग बच्चे जो एपेटाइट रखते हो तरक्की की। जो क्या शर्मिंदगी है चीमा साहब, मैं क्या करूं? आप पता नहीं ग्रो करने का आपने तहिया कर लिया कि आपने ग्रो नहीं करना, आपने मूव फॉरवर्ड नहीं करना। क्या वजह है? बल्कि मैं कल भी कहीं शायद आपके सेगमेंट में बात की था, इस वक्त अशद जरूरत यह है, $6 बिलियन जो आईएमएफ से लेना है, कौन को बताए वो कहां जाएगा, वो किस पे खर्च होगा, कितनी किस्तें देंगे आप जो पुराने लोन है। मैं आज पढ़ रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में वर्ड यूज किया साइंटिफिक टेम्पर, और फिर उसके बाद नेहरू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाए। और तार साहब इससे बड़ी बात बताऊं कि 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसे कहते हैं ना, दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइंटिफिक टर्म टेम्पर विद ह्यूमनिज्म के नाम से एक फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अभी 2035 में वो कह रहे हैं कि हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। तार साहब ये जनरेशनल सफर है, मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तार साहब मैं जस्ट आपको ये 50 साल 60 साल का एक लिंक बता रहा हूँ कि एक वक्त एक लीडर ने ये देखा और आज एक ये देखा है। तार साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो थाने गई हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं गई।
तार साहब, लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई डायरेक्शन बदल सकते हैं या कि वो भी थाने शानी जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म तो उन्होंने बनना है। चीमा साहब नहीं, इनके पास विजन ही नहीं है, इनके पास विल ही मौजूद नहीं, विजन नहीं है, विल नहीं है और कोई प्यार नहीं है। सबके बच्चे तो बाहर है, प्रॉपर्टी तो बाहर है। आप मुझे ये बताएं, आप किसी कंट्री के अंदर ट्रांजिट पे जाएं, शॉर्ट टर्म को किसी प्रोजेक्ट पे जाएं, वहां आप अपना घर बनाएंगे? वहां नहीं बनाएंगे। आप क्यों बनाएंगे? बच्चे आपके लंदन बैठे हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लंदन पड़ा हो, तो आप लाहौर के अंदर इंटरेस्ट क्यों लेंगे? मैं आज से कुछ अर्सा पहले मैंने सर्वे किया था, ज्यादातर आपके स्टेक होल्डर हैं, उनके तो पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट भी नहीं है, वो तो अपने अकाउंट डरते हैं इन बैंकों से। चीमा साहब, जब हम इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि मौलाना अबू कलाम आजाद 10 साल उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहे यहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जब बात की जाए तो उसके 2 फाउंडर्स का नाम लिया जाता है, मौलाना अबू कलाम आजाद और नेहरू का। और दूसरे आज मैं बात करता हूँ छोटे से, चले इसी पे, मैंने शुरू में टाटा की बात की है। टाटा की फाउंडेशन 1868 में रखी उन्होंने, 1860। आज एयर इंडिया भी उन्होंने ली जो खसारे में जा रही थी, इसको शुरू भी उन्होंने किया था। उसके बाद 1907 के अंदर उन्होंने पहली स्टील मिल यहाँ बनाई। 1903 में उन्होंने ताज होटल की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे यहाँ बैठे। किसी रजीम के अंदर उन्होंने भाग के दुबई में छुपेंगे। आप इस वक्त आपके कुछ लोग रोजाना कहते हैं कि बाहर से आए, पाकिस्तान में पैसे लगाए, और जिनके पैसे हैं वो भाग रहे हैं, तो बाहर से किस तरह जाएंगे लोग वहां? आज तक टाटा वालों को जरूरत पड़ी है कि मुल्क छोड़ के भागे कहीं? देखे ना, 1868 के अंदर एक बुनियाद रखी है, वो छोड़ के भागे। हालात साजगार रहे ना उनके लिए, चाहे जो भी रजीम आई। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक दिन में तो नहीं हुआ ना, इसमें तो कई लोगों की पार्टिसिपेशन है, कई प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज है, ये कंटिन्यूअस। भारत और फ्रांस के दरमियान एक आउटस्टैंडिंग किस्म की डिफेंस पार्टनरशिप सामने आई है, विच इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, डीप एंड बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, अगर आप वो जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भारत ने और फ्रांस ने क्या किया। जो डिफेंस एक कोऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई करना है अंडर द डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। इंडिया बेसिकली क्योंकि बिजनेस माइंडेड है वो, तो वो कहते हैं जी हमने हर चीज़ खुद बनानी है। फ्रेंच कहते हैं ठीक है तुम ले लो सब कुछ। सो डिफेंस कोऑपरेशन जो है अंडर द डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप जो है ना, वो उन्होंने बना रहे हैं। दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि वो एनुअल डिफेंस डायलॉग करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी कंसर्न्ड एंड केयरफुल। आपको पता है फ्रांस के हवाले से पाकिस्तान डजंट हैव दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ पार्टनरशिप विद द फ्रांस। इंडिया मना कर देता है ना। मुझे तो इतना पता है कि पाकिस्तान और फ्रांस का मिनिस्ट्रियल लेवल पार्टनरशिप डायलॉग भी कोई नहीं है। The max dialogue between Pakistan and France is at the foreign secretary level, and additional foreign secretary on his level, max. The French authorities don't want कि ये dialogue जो है इसको ministerial level पे लेके आया जाए। So मैंने पूछा कि फ्रांस के ऊपर मैंने थोड़ा काम किया हुआ है, इनकी डिफेंस डॉक्ट्रिन पे, इनकी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, इनकी इंडो पैसिफिक पे, उसके ऊपर, तो आई डू हैव अ व्यू ऑन दैट। अब फिर ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ टेक्निकल अरेंजमेंट हैं इनके, इन्होंने किए हुए हैं। क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजीज। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। यानी कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी ये चाहते हैं कि इंडिया और फ्रांस की ये पार्टनरशिप होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इसको इस लेंस से देख रहा हूँ that the French have come very close. They have come very close with the Indians. बहुत करीब आ गए, बहुत ही करीब आ गए। दूसरी ये बात, मैं आज अभी किसी जगह उठ रहा था, बैठ रहा था, मैं मुसलसल ये कहता हूँ, ठीक है आपकी नफरत है मोदी साहब के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको रिलीजन के लेंस से नहीं देखता, मैं उनको एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ लीडर देखता हूँ। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी आज तक वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन से बाहर नहीं निकले। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, छोटी सी मिसाल है, मैं ट्राई देख रहा हूँ मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है वहां पे। वो फ्रांस गए हैं, अपने उन्होंने करेंसी प्रमोट की है। यहाँ पे उनका फ्रांस का सदर आया, उन्होंने यूपीआई अटैचमेंट की बात की है। जब अमेरिका जाते हैं डायस्पोरा की बात करते हैं, उनके वीजों की बात करते हैं। और जब जाते हैं किसी जगह किस चीज को प्रमोट करते हैं? कभी देखा है हमारे लीडर पाकिस्तानी रुपए को प्रमोट कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि वहां पे स्टूडेंटों के बारे में, उनके मिसाइल के बारे में बात करें? कभी देखा है उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हो उनके लिए? हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जिस तरह हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जिस तरह ये कब्जे करते हैं, कभी किसी ने सोचा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है और हमारी क्वालिटी क्या है, हमें क्या दे के भेजा जा रहा है वहां? हम डंकियों पे जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, जलील ख्वार होके जाते हैं, फिर कहते हैं जी आप हमारे एम्बेसडर बन गए हैं। चीमा साहब नहीं, ये आप मरियम नवाज की बात नहीं है, सोच की बात है। ये
सोच है मरियम नवाज का? कोई किसी स्पीच में उसने कहा हो कि मैं ये करूंगी, मेरी ये पॉलिसी है? इनके वालिद साहब की तकरीर के 2 अल्फाज में दोबारा कर, मरी में उन्होंने कहा था आई लव यू, यू लव मी, ये उन्होंने मरी में कहा था नवाज शरीफ साहब। कसूर के जलसे में आखिरी जलसा था, उन्होंने कहा था आप मेरे नाल हैं, कसूर आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं, ये उनकी बात। आप सब जवान हैं, मेरी भी सोचें जवान है। इससे आगे अभी तक कोई उन्होंने पॉलिसी रिलेटेड बात किसी ने नहीं की। चीमा साहब थोक ना पकौड़े ज्यादा देर नहीं चल सकोगे तुसी, साडे पंजाबी च कहंदे थोक च पकौड़े तलना। 76 साल हो गए ना आईएमएफ के सिर पे, 24वां प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका आईएमएफ का। 8 अरब डॉलर मांग रहे हैं इस दफा, 8 अरब डॉलर। अच्छा मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले $1 कम आए या कंटेनरों में आते रहे? ये बताएं कितने पाकिस्तान पहुंचेंगे? मैं नहीं कहता 8 छठ के 80 अरब रुपया मांग रहे, पाकिस्तान कितने पहुंचेंगे, लोगों पे कितने लगेंगे? मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है जानने की कि जितना पैसा आ रहा है वो जाएगा कहां? वो लंदन आना है, टोरंटो जाना है, दुबई जाना है, हमारी बला से जितने मर्जी ले लें आप, गुर्दे दे लें, लिखें इनके गुर्दे, वो आईएमएफ को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह ये है किस्तें आपने देनी चीमा साहब, इनकी 8 अरब डॉलर की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएंगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे, ये हो रहा है। और किसी माई का लाल कभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस सारे सिस्टम को चैलेंज करे। दुख वाली बात यह है कि 250 मिलियन लोगों में एक इंसान नहीं है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे, इस करप्शन को चैलेंज करे। एक इंसान नहीं। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। इस तरह कौन बचाएगा ये? बताओ ना मुझे। कोई है मर्द वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक चीमा साहब? अगर किसी का नाम आपको पता हो तो चीमा साहब मुझे बताएं जरूर। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, और जिस तरह आसपास में यहां घूम रहा हूं, दूध की नहरें देख रहा हूं, परेशान, मजीद परेशान, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए। और मुझे आपका मुस्तकबिल ठीक नजर नहीं आ रहा चीमा साहब। एक बंदा जो जेल के अंदर है उसने आईएमएफ का लेटर लिख दिया है, देखें सोचे, और वो कहता है नहीं, सोचने वाली बात है। इन बच्चों को इजाजत दो इंग्लिश और मैथ सीखें, इनको इजाजत दे दो, इनको कोई यार इसके ऊपर कोई फतवा नहीं है, ये काफरों की जबानें नहीं है, प्लीज इनको पढ़ लो, प्लीज इनको इंग्लिश पढ़ाओ, इनको मैथ पढ़ाओ। खुदा का मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूं, आगे चलने की कोशिश करो। गाड़ी अगली स्क्रीन को देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी नहीं चलती। पता नहीं फिर किस तरह ये आपके लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। मैं परेशान, बल्कि आया हूं, पहले भी परेशान रहता था, खैर इसलिए आपके मुस्तकबिल की वजह से, क्योंकि वो कभी टीटीपी मार रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इकोनॉमी के हालात। लेकिन यहां आके देख रहा हूं कि आप वाकई 100 साल पीछे रह चुके हैं, 100 साल पीछे, और आपकी सोच अभी भी तब्दील नहीं है। मेरी नजर में पंजाबी का मुहावरा कहते हैं अंत नहीं किसी चीज की देखनी चाहिए। पता नहीं क्यों आप 250 मिलियन लोग हैं, अंत देखना चाहते हैं, अंत। आप इस चीज का आखिर देखना चाहते हैं। मैं अभी भी आपकी मिन्नत करूंगा, प्लीज कोशिश करो, यूटर्न ले लो, तालीम की तरफ जाओ, तालीम की तरफ। सही कह रहे हैं तार साहब आप। ये बात जो है कि यूटर्न ले लें और तालीम की तरफ जाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स सीखें। तार साहब एज ए आप पाकिस्तानी हैं और जितनी दर्द महसूस कर रहे हैं, जारी बात है जब अमेरिका देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, भारत आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जारी बात है परेशानी होती है, तकलीफ होती है देख के कि आप वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं मादरे मिल्लत के जो कपड़े हैं वो फाड़े जा रहे हैं 75 साल से। आई होप and which is of course every western country which comes closer to India in terms of technology transfer, in terms of defense technology, obviously पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। देन एक और इन्होंने साइन किया है कि जी डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन, ये भी 2024 का है। फिर इन्होंने मेजर डिफेंस जो जैसे वो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स जो इन्होंने वो करने हैं, प्रोक्योर करने हैं, उसमें राफेल क्या है, 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया। यानी कि मैक्रोन का आना चौथी दफ़ा और आके ये इतने बड़े पैमाने पे डील कर देना, ठीक है। एंड सबसे बढ़ के ये पॉइंट नहीं है, सबसे बढ़ के ये भी एक पॉइंट है कि मोदी को फिर G7 पे बुला लिया, मोदी को फिर उस पे बुला लिया है, G7 पे बुलाया और कहा भाई आप आओ। और ये बेसिकली AI जो समिट है, इसमें वो क्या करते हैं, AI समिट के अंदर उन्होंने बाकी जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट भी बल्कि आए हुए हैं। आई जस्ट नोटिस्ड, मुझे ये पता चला है कि श्रीलंका वो जिसे कहते हैं ना, श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, काफ़ी मुल्कों की लीडरशिप आई हुई है। सर्बिया के प्रेसिडेंट वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ठीक है जी। एक एस्टोनिया का बैंड है जो वहाँ पे जो है ना प्ले कर रहा है चीज़, एस्टोनिया नेशनल, वो भी आए हुए हैं। ईरान, रशिया जिसे वो कहते हैं ना
वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इट मीन्स कि इंडियंस जो हैं वो लेकिन प्राइमरीली जो उन्होंने वैल्यू दी है वो फ्रेंच को दी है, ठीक है। और देयर इज़ नो अदर प्लेयर। फॉर एग्जांपल क्या उसे बोलते हैं, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं आई थिंक, ठीक है जी। स्पेनिश प्रेसिडेंट आए हैं, फिनलैंड के पीएम आए हुए हैं, स्लोवाकिया के पीएम आए हुए हैं, और आई थिंक स्वीडन की जो लीडरशिप है वो भी आई हुई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया ने अपने एआई एक्सपो को वो जैसे कहते हैं ना ग्लोबल करने की के लिए वो इन तमाम मुल्कों को बुलाया हुआ। सो ये एक चीज़ है। और सेशल्स हैं, उसकी भी लीडरशिप आई हुई है। फिर मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आए हुए थे। तो इट्स अ पॉइंट, इट्स रियली अ पॉइंट जिसको आई थिंक मैनी पीपल आर ट्राइंग टू मेक इन इंडिया के जी हम अब बहुत बड़े गेम के खिलाड़ी हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत के अंदर हो रही है एआई इम्पैक्ट समिट, जो कि भाई भारत में पहली बार हो रही है, ठीक है। 2026 में ये पहली बार हो रही है भारत के अंदर। और ये मतलब कि बेसिकली भारत एक जरिया बन रहा है एआई में रेवोल्यूशन का रोड मैप तैयार करने के लिए, ठीक है। भारत एक जरिया बन रहा है, ठीक है। और भारत में मतलब भारत मेज़बानी कर रहा है और पीएम मोदी इसमें लीडर बन के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पीएम मोदी मतलब कि सबको संबोधित कर रहे हैं। और उसके बाद भाई एआई पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, ठीक है। और क्या बोलते हैं एआई जितनी भी कंपनीज़ है ना, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ है एआई बेस्ड कंपनीज़ है, उनके सीईओ भारत के अंदर आए हैं, ठीक है। और भारत में मतलब कि डायलॉग्स हो रहे हैं बहुत सारे, मतलब कि बातचीत हो रही है, ठीक है। और नए नए इनोवेशन के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है भारत के अंदर कि भारत एआई को लेकर क्या सोच रखता है, ठीक है। भारत में मतलब कि किस तरीके से एआई को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के अंदर और भी कितनी तेज़ी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। इस एआई समिट को अटेंड करने के लिए ना मतलब कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ना भारत के अंदर आए हैं, ठीक है। और पीएम मोदी से मुलाकात की है और इस ये समिट हो रही है उसको अटेंड कर रहे हैं ये जो भी प्रेसिडेंट्स हैं ना, और क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। आप जानते हो कि गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि एक भारतीय हैं, ठीक है। वो भी आए हैं। और भाई गूगल को जानते हो कि भाई गूगल के कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। गूगल ने भाई साहब बहुत आगे बढ़ रहा है। गूगल भी अपने प्लेटफॉर्म पे एआई को इन्हेंस कर रहा है, ठीक है भाई साहब। बहुत सारे काम एआई से करवाना चाहता है गूगल भी, ठीक है। तो एआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है, सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है और ऑनलाइन काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला, भारत इसमें एक जरिया बन रहा है कि भाई रोड मैप तैयार किया जाएगा भारत के अंदर कि भाई एआई में कितनी क्या बोलते हैं भारत के अंदर एआई को लेकर कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत सारे अभी देखा था हमने, गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया भारत के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं भारत के अंदर। अभी कितने बिलियन 4-5 बिलियन का क्या बोलते हैं गूगल ने इन्वेस्ट करा था। फिर उसके बाद 30 बिलियन देखा था हमने, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट करा था। तो भाई बहुत सारी कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एआई बेस्ड है, जो भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। क्योंकि भारत एक मतलब बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है भाई साहब। इसमें मतलब कि 150 करोड़ भारतीय हैं और भाई इतनी बड़ी मार्केट में कौन कैप्चर नहीं करना चाहेगा भाई भारत की इतनी बड़ी मार्केट से भाई कितने लोगों को लाभ मिलेगा। इवन भारतीयों को भी लाभ मिलेगा इस चीज़ से, ऐसी बात नहीं है सिर्फ उन बड़ी कंपनीज़ को लाभ मिलेगा, भारतीयों को भी लाभ होगा, ठीक है। भारत के अंदर कुछ अच्छी चीज़ होती है तो सबसे पहले भारतीयों को फ़ायदा मिलना चाहिए। अब भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं भाई, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि जैसे ChatGPT वगैरह और भी बड़े बड़े मतलब कि प्लेटफॉर्म बने हैं ना एआई के, तो भारत बेस्ड भी बनेगा। अभी हमने सुना कि भाई भारत ने मतलब सर्वम एआई बनाया है। ऐसे ही बहुत सारे एआई अब भारत बनाने जाएगा। भारत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे भारतीय गवर्नमेंट देती है ना, पैसा देती है उनको, मतलब कि नए यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए पैसा दे रही है भारतीय गवर्नमेंट, ठीक है। 1 बिलियन के जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वैसे ही भारतीय अब एआई की कंपनी बनाने के लिए ना भाई खुद इन्वेस्टमेंट करेगी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि सपोर्ट करेगी कि नए यूनिकॉर्न्स बनाए, एआई
बेस्ड कंपनीज बनाए, ठीक है, एक्चुअली में AI बेस्ड कंपनीज बनाए। ये जो AI समिट हो रही है ना, ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भाई भारत का जो मेक इन इंडिया मतलब मुहिम है ना, भारत की मेक इन इंडिया मुहिम, इसको बहुत ज़्यादा प्रबल बल मिलेगा भाई इस मुहिम को, क्योंकि भाई भारत के अंदर ही सब कुछ चीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत में आए हैं, ठीक है भाई, वो बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, डिफेंस डील उन्होंने करी है, ठीक है। और उसके बाद भाई वो मतलब कि भारत को मतलब कि राफेल क्या बोलते हैं लड़ाकू विमान दे रहे हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं वो 114 विमान और भारत को देने जा रहे हैं। 3.25 लाख करोड़ की डील साइन हुई है भारत और फ्रांस के बीच में, जिसमें 114 राफेल लड़ाकू विमान है जो कि भारत को देगा फ्रांस, ठीक है। उसमें से जो 14 क्या बोलते हैं राफेल है ना, वो अभी के अभी भारत को दे देगा क्या बोलते हैं फ्रांस, ठीक है। जो 96 बचे हुए जो राफेल्स है ना, उनको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और जो टूल्स है ना वो भी जो क्या बोलते हैं असेंबल्स होंगे ना, जो उसके पार्ट्स हैं क्या बोलते हैं राफेल के, वो भी भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे, उसके बाद भारत के अंदर ही असेंबल किया जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से ना मतलब भारत के अंदर ही होने वाली है, ठीक है। वैसे 95% मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही होगी, और 50 to 60% जो पार्ट्स हैं ना वो भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे राफेल के। ये कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और फ्रांस भारत से मतलब कि पिनाका रॉकेट सिस्टम भी खरीदने जा रहा है, ठीक है। ये कितनी अच्छी बात है कि भारत डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट करने जा रहा है एक इतने बड़े देश को, जिससे हम अपनी मतलब डिफेंस की खपत पूरी करते हैं, ठीक है भाई। भारत डिफेंस की खपत पूरी कर रहा है, ठीक है। रशिया से करता था, रशिया के बाद अमेरिका से भी करता था। अमेरिका तो चलो आंखें दिखा रहा है कि भाई हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, मतलब आनाकानी करता है, देने को दे देंगे, हम पैसा फेंकेंगे, डॉलर फेंकेंगे और ले लेंगे, हमें कोई पाकिस्तानी जैसा प्रॉब्लम थोड़ी है, हम पे डॉलर नहीं है, हम भीख मांगेंगे, हम तो सीधा डॉलर फेंकते हैं ले लेते हैं। अमेरिका जो है मतलब कि आंखें दिखा रहा है, तो भाई हम तो दूसरा पार्टनर ढूंढेंगे ना भाई। रशिया भाई थोड़े महंगे होंगे उनके वेपन्स, ठीक है। तो इस वजह से भारत अब रशिया से क्या बोलते हैं, इस वजह से भारत फ्रांस से अब वेपन्स खरीद रहा है, ठीक है, और उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है भाई। ये भी तो देखो, फ्रांस जो है ना, फ्रांस भारत की मदद करेगा कि वो जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना, हेलीकॉप्टर लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, और क्या बोलते हैं लड़ाकू विमान के इंजन्स बनाने के लिए ना फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत को। ये कितनी अच्छी बात है भारत के लिए, ठीक है। भारत खुद का अपना जेट इंजन बना लेगा ना, तो भाई उसके बाद अब भारत अपना खुद का एक फाइटर जेट भी बना लेगा, ठीक है। और मतलब कि भाई बहुत अच्छी बात होगी अगर फाइटर जेट अगर भारत ने बना लिया ना, जो करंट जनरेशन के जो फाइटर जेट्स बनाते हैं ना, वो करंट जनरेशन का बना लिया ना भारत के अंदर, तो भाई भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा डिफेंस सेक्टर में। भारत खुद के अपने विमान भी बनाएगा, ठीक है, बहुत सारे वेपन्स बनाएगा क्या बोलते हैं डिफेंस सेक्टर में, और भारत दूसरे देशों को भाई एक्सपोर्ट भी कर पाएगा भारत। तो ये बहुत अच्छी बात होगी भारत के लिए, मतलब कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में वेपन्स रहेंगे और एक्सपोर्ट करने लायक भी रहेंगे। भारत और फ्रांस की जो ये डील हुई है ना, ये डिफेंस सेक्टर में, ये उस डील से कंपेयर किया जा रहा है जो कि भाई 1980 में मारुति सुजुकी की डील हुई थी। जापानी कंपनी है सुजुकी और भारतीय कंपनी है क्या बोलते हैं मारुति, ठीक है। तो जो डील हुई थी ना साथ में मिलके मर्ज होने की, और उसके बाद भाई वो इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ी है भारत के अंदर, ठीक है भाई साहब। मारुति सुजुकी की भाई आज हर दूसरा या तीसरा बंदा मतलब मारुति सुजुकी लेके घूमता है, ठीक है भाई, अलग अलग ब्रांड्स की। मतलब कि मारुति सुजुकी में जो अलग अलग वो होते हैं ना वेरिएंट्स, मतलब कि अलग अलग मॉडल्स की, हाँ सर, अलग अलग मॉडल्स की मारुति सुजुकी लेके भाई भारतीय घूमते हैं हर दूसरा या तीसरा बंदा, ठीक है। तो ये मतलब कि ये रेवोल्यूशन है एक तरीके से भाई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे रेवोल्यूशन हुआ ना, वैसे ही भाई ये डिफेंस सेक्टर में ना भारत के लिए मतलब कि भाई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है। फ्रांस जो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है ना भारत को, ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत भाई असल में आगे बढ़ना चाहता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे AI समिट हो रही है, तो भारत असल में AI में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है कि भारत में बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन जाएँ, जैसे ChatGPT वगैरह है ना, वैसे ही भारत भी इस्टेब्लिश कर ले बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है। ChatGPT तो खैर बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मतलब स्टैब्लिश कर लिया था अपने वहाँ पे ChatGPT वगैरह, और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गए भाई। आने वाला सबसे बड़ी बात है, आने वाला युग भाई ChatGPT का ही है, मतलब कि आने वाला युग भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, ठीक है। मतलब कि जो इसमें आगे बढ़ जाएगा वो निकल जाएगा। जैसे ChatGPT भी आगे निकल गया, तो बड़ी बड़ी कंपनीज और भी निकलेंगी, भारत से भी निकलेंगी और भी देशों से निकलेंगी, जो कि भाई पूरी दुनिया पर रूल करेंगे, क्योंकि भाई बहुत सारा काम भाई अब आर्टिफिशियल पे डिपेंड हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा नहीं होगा जो कि मैन मेड काम है वो तो नहीं होता, लेकिन भाई बहुत सारा सहूलियत मिल जाएगी लोगों को। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।